के चैनल में। दोस्तों जो इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें मैंने वर्ड्स पढ़ा था। वर्ड्स मैंने पढ़ा था 2D और 3D में। 2D में कौन कौन सा वर्ड्स था हमारा, ट्राइंगुलर वर्ड्स और स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। ट्राइंगुलर वर्ड्स में हमारा था कि जब 3 एटम हमारा प्लेन में होता है तो उस केस में जो हमारा वर्ड्स बनता है वो हमारा ट्राइंगुलर वर्ड होता है। जैसे ये हमारा होता है 3 एटम है, एक प्लेन में, इसके बीच में हमारे जो वर्ड्स बनते हैं ये हमारा ट्राइंगुलर वर्ड्स होता है। 2D में जो मुझे दूसरा पढ़ना था वो मैं था स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स ये था कि जब हमारा 4 एटम प्लेन में होता है उस केस में जो हमारा वर्ड्स बनता है वो हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। जैसे हमारा ये है 4 एटम एक प्लेन में है और इस केस में जो हमारा वर्ड्स बनता है वो हमारा होता है ट्राइंगुलर स्क्वायर प्लेनर वर्ड्स। तो हम एक हमारा पढ़ना था 3D मुझे पढ़ना था टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और क्यूबिकल वर्ड्स। मैंने बताया था टेट्राहेड्रल वर्ड्स में 3 एटम प्लेन में होता है, जेड डायरेक्शन से ऊपर फिट करेंगे उनके बीच में जो हमारा वर्ड्स बनता है वो होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में मैंने बताया था कि 4 एटम प्लेन में होता है, एक जेड डायरेक्शन से ऊपर से फिट करें, एक जेड डायरेक्शन से नीचे फिट करेंगे, जो बीच में हमारा वर्ड्स बनता है वो हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स केस में मैंने 2 यूजिंग लिया था, एक स्क्वायर प्लेनर के बेस में मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना था, एक ट्राइंगल के बेस में मैंने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना था। और दोनों कंडीशन में मैंने यह पता थी कि 4 एटम हमेशा प्लेन में होती है और मैंने प्रूव भी किया था ट्राइंगुलर के केस में भी 4 एटम प्लेन पर है। अगला मेरा लेक्चर है लैटिस स्पेस का, डिफाइनिंग लैटिस स्पेस। तो लैटिस स्पेस को डिफाइन करने के लिए पहले मैं जो एटम है उसको मैंने पॉइंट माना है, लेट एटम इक्वल टू पॉइंट। मैंने बार एक पॉइंट बोलता हूँ कि इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। पोजीशन ऑफ एटम और पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमेशा उसके सेंटर से दी जाती है। पोजीशन ऑफ एटम और पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमेशा उसके सेंटर से दी जाती है। यदि यहाँ पर एक एटम है तो उसका मैंने सेंटर यहाँ दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही मान लिया लेट एटम इक्वल टू पॉइंट। मेरे पास जितनी भी दुनिया की एटम है, मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन सेट की, मेरे पास फिलहाल में जितना भी एटम मैंने उसको पॉइंट माना है। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, उसके जस्ट x दूरी पे, ये दूरी आपकी x हो, यदि आपकी ये जो डिस्टेंस है, यदि ये डिस्टेंस आपकी x हो तो ये डिस्टेंस आपकी x ही होगी। यदि ये भी डिस्टेंस आपकी x ही होगी तो मैंने लेट एटम इक्वल टू पॉइंट, पहले मैं एटम जो उसको मैंने पॉइंट मान लिया। अब देखिए इससे भी यह x डायरेक्शन, तो इससे भी यह x डायरेक्शन पर है और इससे भी यह x डायरेक्शन पर है और इससे यह भी हमारा x डायरेक्शन पर है। तो मैंने फिलहाल में 2D बनाया, इससे मैं x डायरेक्शन एटम फिट किया, इससे मैंने x डायरेक्शन एटम फिट पॉइंट, एटम के पॉइंट मैंने फिट, एटम नहीं, एटम के पॉइंट को अर्थात सेंटर उसका, इससे मैंने x डायरेक्शन फिट किया, फिर इससे मैं x डायरेक्शन में फिट किया, इससे भी मैंने x डायरेक्शन फिट किया और इससे भी मैंने x डायरेक्शन फिट किया। तो मैंने बताया अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इक्वल एरिया ऑफ पॉइंट। पहले हम जान लेते हैं एरिया ऑफ पॉइंट क्या होता है। मैं बताया कि जो हमारा पॉइंट है उसको मैंने मान लिया एटम, जो हमारा एटम है उसको मैंने मान लिया पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट की अरेंजमेंट कर देता हूं रेगुलर अरेंजमेंट। मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि हमारा क्रिस्टलाइन साइड है, इरेगुलर हमेशा अमार्फस साइड में होते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं होता, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन साइड पढ़ना होता है। तो मेरी मैंने मान लिया कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो अरेंजमेंट उसको कहते हैं एरिया पॉइंट। इस पॉइंट की जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं एरिया पॉइंट। अब इसी एरिया ऑफ पॉइंट का 3D में रिपीट कर दीजिए और मुझे यदि ओरिजिनल क्रिस्टल मिलता है तो हमारा लैटिस स्पेस होता है। एन एरिया ऑफ पॉइंट रिपीटेड इन 3D गिव ओरिजिनल क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस स्पेस। अब बात समझिए, मैंने कहा जो आपको ये पॉइंट का अरेंजमेंट हो उसको एरिया ऑफ पॉइंट, और इसी एरिया ऑफ पॉइंट का 3D में रिपीट कर देंगे जो ओरिजिनल क्रिस्टल मिलता है हमारा होता है लैटिस स्पेस। देखिए यह तो पॉइंट है, आपने इसे x डायरेक्शन में फिट किया, मैंने फिट कर दिया, y डायरेक्शन में आपने एटम फिट किया, फिट कर दिया। आप z डायरेक्शन भी इस एटम के पॉइंट फिट करेंगे, मतलब यहां से यदि यह दूरी आपकी मान लीजिए यदि यह डिस्टेंस आपका x हो, यहां से लेकर एक यहां पर एक एटम होगा, यहां पर समझिए यहां पर एक एटम x डायरेक्शन, z डायरेक्शन से x डिस्टेंस पर यहां पर ये होगा, दूसरा पे यहां पर होगा, तीसरा पे यहां पर होगा, चौथा पर यहां पर जेड डायरेक्शन से एक यहाँ पर भी होगा, एक आपके यहाँ पर भी होगा जेड डायरेक्शन से। क्योंकि मुझे 3D बनाना तो भाई x तो मेरा है, x और y प्लेन पर हो गया, सिर्फ मुझे जेड डायरेक्शन से मैं उस एटम के पॉइंट, अभी मैं एटम को फिट नहीं करूँ, एटम के पॉइंट मतलब उसका सेंटर फिट करूँ तो हमारा 3D हो जाएगा।
तो होगा क्या, आपने जेड डायरेक्शन से इस एटम के पॉइंट को फीड कर दिया। अब इस पॉइंट को एटम मान लें, मतलब उस पॉइंट के स्थान पर मान लीजिए एटम है, तो यहां पर भी एटम होगा, उसी के जस्ट बगल में वहां पर भी एटम होगा, यहां पर भी एटम है, उसके जस्ट बगल में यहां पर भी एटम है, और उसके आगे भी एक एटम होगा जेड डायरेक्शन से, तो आपका एक यहां पर भी एटम होगा। तो होगा क्या, ऐसे जहां 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 पॉइंट है वहां वहां आप यदि एटम फिट कर देंगे तब पता चलेगा अरे ये तो हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल हुई, ये तो ओरिजिनल क्रिस्टल हो जाएगी। जहां आपने एक पूरा क्रिस्टल देखा था, पूरा जो क्रिस्टल देखा था उस टाइप से एक छोटा सा क्रिस्टल आपको दिखेगा, बस फर्क ये रहेगा कि तब देखने में ओरिजिनल लगेगा, बस थोड़ा छोटा रहेगा। तब कहेंगे अरे जो मैं वहां आपका देखा था ओरिजिनल क्रिस्टल, ये तो वही तो ओरिजिनल क्रिस्टल है। तो वही हमारा क्या होता है, लैटिस स्पेस होता है। फिर समझिए, मैंने एटम को पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट का अरेंजमेंट को कहते हैं एरिया पॉइंट, एंड एरिया पॉइंट रिपीटेड इन 3D गिव ओरिजिनल क्रिस्टल इज का हमारा लैटिस स्पेस। आपने x डायरेक्शन पर पॉइंट फिट किया, y डायरेक्शन में पॉइंट फिट किया, z डायरेक्शन से पॉइंट फिट किया, उस पॉइंट पर दिया आपने एटम को, एटम के बारे में सोचते हैं वो पॉइंट अब एटम है तो देखने में ओरिजिनल क्रिस्टल लगता है, वही हमारा होता है लैटिस। को हम बात करेंगे लैट यूनिट सेल की। इसके पहले मैं लैटिस स्पेस का डिफरेंस हम लोगों ने क्लियर कर चुका है, अब हम चलेंगे यूनिट सेल की। आइए यूनिट सेल पर चलते हैं। यूनिट सेल मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल व्हिच गिव मैक्सिमम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी भी क्रिस्टल का वह छोटा सा छोटा पार्ट जो उस पूरी क्रिस्टल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी बता सकता है वही हमारा यूनिट सेल होता है। ये यूनिट सेल की जो डिफिनेशन है मैं बार बार आपको बताया हूं कि जैसे यदि ये रेड कलर की इंक है, ये आपके पूरी ओरिजिनल क्रिस्टल है, यदि मैं एक बूंद से पीती हूं अपने हाथ, यदि मैंने इसे सिर्फ एक बूंद लिया तो अब ध्यान से देखिए ये रेड कलर का इंक है। यदि ये इंक यदि इस हाथ में मैंने लिया, कोई पूछेगा ये क्या है तो आप कहेंगे ये इंक है, कोई पूछेगा ये किस कलर का आप कहेंगे रेड है, कोई पूछेगा ये किस स्टेट में आप कहेंगे लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब ये जहां से लिया गया पूरा वैसा की वैसा होगा। ये हमारा इससे लिया गया है तो ये भी रेड कलर का होगा, ये लिक्विड है तो यह भी लिक्विड होगा। तो हुआ क्या कि ये हमारा, इसे देखकर मैं 2 से 3 प्रॉपर्टी बता दिया और यही 2-3 प्रॉपर्टी इस ओरिजिनल इंक से मैच किया तो ये हमारा क्रिस्टल हो गया और ये हमारा यूनिट सेल हो गया। मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल व्हिच गिव मैक्सिमम प्रॉपर्टी इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल की जो छोटी से छोटी इकाई होती है जो उस क्रिस्टल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी बता सकता है वही हमारा यूनिट सेल। ये पॉइंट बात। दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है एन पार्टिकल अरेंजमेंट इन फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल है भाई, कोई भी क्रिस्टल उसमें एटम का तो पार्टिकुलर अरेंजमेंट होगा। पार्टिकुलर मतलब फिक्स अरेंजमेंट है, इधर इरेगुलर अरेंजमेंट तो होगा नहीं। इरेगुलर अरेंजमेंट के केस में हमारा केस एमॉर्फस सेलेक्ट हो जाएगा। तो एन पार्टिकुलर अरेंजमेंट इन फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट आपने एटम में किया तो उसमें इनफाइनाइट नंबर यूनिट सेल हो सकता है। ये बात आपके दिमाग अजीब से चल रहा होगा। तो ये सब जो पॉइंट मैं एक पॉइंट डाला अरेंजमेंट ऑफ एटम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ये सब कैसे होता है उसमें मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा। यहाँ पर आप नोट में लिख लीजिए एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं तो कौन सा यूनिट सेल हमारे लिए बेटर पड़ेगा, अर्थात सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल। किसी क्रिस्टल में यदि एक से ज्यादा मैंने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते तो कौन सा यूनिट हमारे लिए बेटर है कि वो उस क्रिस्टल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी बता सकता है, मतलब सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल। तो मैंने यहां लिखवाया है स्मॉलेस्ट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट पार्ट, लेकिन जो स्मॉलेस्ट बोल रहा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। स्मॉलेस्ट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली, अर्थात उस अदर यूनिट सेल की तुलना में।
मैं बार बार कह रहा हूँ किसी क्रिस्टल को वो छोटा से छोटा भाग पार्ट, वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्रिस्टल की मैक्सिमम प्रॉपर्टी बता सकता है वो हमारा यूनिट सेल होता है। किसी क्रिस्टल में एक से ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकता है, तो किस यूनिट सेल को चुनाव करेंगे? सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल हमारा आया, तो सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल में क्या स्मॉलेस्ट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। स्मॉलेस्ट आपका नेसेसरी कंडीशन नहीं है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन ये है कि इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कंपैरेटिव। आपके पास दो यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, एक ये यूनिट सेल, आपके पास दो यूनिट सेल है, लेकिन ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी दो यूनिट सेल है, ये छोटा है, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये वाला बड़ा है दोस्त, ये वाला छोटा है, तो ये छोटा है तो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, तो इसको हमारा यूनिट सेल मानना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा ये वाला प्रॉपर्टी बता रहा है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी ये शो करता है, ये शो नहीं करता, तो इसको मैं यूनिट सेल की मान्यता, इसको मैं यूनिट सेल का दर्जा दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। भले ये छोटा है, लेकिन मैंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो यूनिट सेल की मैंने परिभाषा बताया, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल व्हिच गिव मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल, मैक्सिमम प्रॉपर्टी इच कॉल्ड यूनिट सेल। मैंने बताया कि उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकता है, तो उस यूनिट सेल में सिलेक्शन कैसे करूंगा? सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल स्मॉलेस्ट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? इट शुड प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली। अब आइए दूसरे फॉर्म, आपने यूनिट सेल का डेफिनेशन पढ़ लिया, लैटिस स्पेस का डेफिनेशन पढ़ लिया। जब आप उस यूनिट सेल का 3D में रिपीट करेंगे तो हमें लैटिस स्पेस मिलता है, उसी लैटिस स्पेस को 3D में रिपीट करेंगे तो हमारा क्रिस्टल मिलता है, एक ओरिजिनल क्रिस्टल। जो मैंने लैटिस स्पेस यूनिट सेल का डेफिनेशन बताया उसमें एक रिलेशन निकला हमारा, लास्ट में रिलेशन हमारा ये निकला कि जब यूनिट सेल का मैं 3D में रिपीट करूंगा तो हमारा लैटिस मिलेगा, अब जब इसी लैटिस स्पेस को मैं 3D में रिपीट करूं तो हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल मिलेगा। तो जब आपने यूनिट सेल का 3D में रिपीट किया, मतलब इसका सेम अरेंजमेंट करेंगे तब लैटिस स्पेस मिलेगा, इसी लैटिस स्पेस का सेम अरेंजमेंट करेंगे तो आपको क्रिस्टल मिलेगा। मैंने आपको बताया किसी यूनिट सेल का एरिया तो सेम अरेंजमेंट करेंगे, तो आपको लैटिस मिलेगा, इसी लैटिस का आप सेम अरेंजमेंट करेंगे तो आपको क्रिस्टल मिलेगा। ये जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है वही हमारा सेम प्रॉपर्टी लैटिस का होगा, और यह लैटिस की जो प्रॉपर्टी होगा सेम प्रॉपर्टी हमारा यूनिट सेल का होगा। मैंने बताया लैटिस स्पेस यूनिट सेल में एक रिलेशन निकला कि जो हमारी यूनिट सेल की अरेंजमेंट होगी वही हमारा लैटिस का अरेंजमेंट होगी, जो हमारी लैटिस का अरेंजमेंट होगी वही हमारा क्रिस्टल की अरेंजमेंट होगी। यूनिट सेल को 3D में रिपीट करेंगे हमारा लैटिस स्पेस मिलेगा, लैटिस स्पेस को 3D में रिपीट करेंगे हमारा ओरिजिनल क्रिस्टल मिलेगा। जो हमारी यूनिट सेल की अरेंजमेंट होगी वही हमारी लैटिस का अरेंजमेंट होगी, अर्थात सेम अरेंजमेंट होगी। जो हमारी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होगी वही हमारी लैटिस की सेम प्रॉपर्टी होगी, जो हमारी लैटिस की प्रॉपर्टी होगी वही हमारी यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होगी। ये हमारा डेफिनेशन यूनिट सेल का क्लियर हो गया। एक डेफिनेशन है आपका लैटिस का, तो आप लैटिस पॉइंट का जो डेफिनेशन है उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। जो आपको लैटिस पॉइंट का डेफिनेशन है उसको नोट मत करिए, आपके पास यूनिट सेल हो गया। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाने के बाद मैं आपको लैटिस पॉइंट का डेफिनेशन नोट करा दूंगा। मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाने के बाद मैं आपको लैटिस पॉइंट का डेफिनेशन नोट करा दूंगा। और उससे पहले आपको मैंने व्हाट्स का क्वेश्चन दिया था। व्हाट्स का क्वेश्चन ये था कि 10 एटम एक प्लेन में था, ऊपर से आपने फिट किया और एक नीचे से भी फिट किया, टोटल 5 एटम है, इस केस में कौन सा व्हाट्स होगा? मैं जब टेट्राहेड्रल बताया था कि 3 एटम एक प्लेन में है, जेड डायरेक्शन से ऊपर से एटम फिट करिए एक केस, या आप नीचे से फिट करिए दो केस। तो उस केस दोनों में किसी भी एक को चुनाव कर सकते हैं, या तो ऊपर से फिट करिए या तो नीचे से फिट करिए। तो उस केस में जो हमारा व्हाट्स होता है टेट्राहेड्रल व्हाट्स होता है। तो उस केस में आपके पास 4 ही एटम है, उस केस में आपके पास 4 एटम है, लेकिन मैंने आपको 5 एटम रख दिया। आप बताइए कौन सा व्हाट्स होगा? तो ठीक है, हम बता रहे हैं, ध्यान समझिए।
ये 3 एटम आपके पास, एक नीचे एटम है आपके पास। मैं बार बार बताया कि पोजीशन ऑफ सेंटर एंड पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमेशा हमेशा पोजीशन ऑफ सेंटर और पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमेशा उसके सेंटर से दी जाती है। तो बताइए यदि ये 3 एटम एक प्लेन में हो तो वो ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक एटम का सेंटर यहाँ पर, एक एटम का सेंटर यहाँ पर, एक एटम का सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, एक एटम का सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, एक एटम का सेंटर यहाँ। मैंने तीनों को सेंटर मिला दिया, राइट? मैंने तीनों सेंटर मिला। अब इस 3 के ऊपर एक है और एक 3 के नीचे है, तो इस 3 के ऊपर यहाँ पर होगा, मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब इस 3 के नीचे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। मैं इसके पोजीशन ऑफ एटम के जो पोजीशन है वो क्या होता है? सेंटर में सेंटर देखा है। 3 एटम एक प्लेन हो गए, इस 3 से जो ऊपर है ये वाला जो है ये ऊपर एटम वाले का, ये वाला जो है लोअर नीचे वाले एटम। तो जैसे आपने इस एटम को ऊपर ऐसे फिट किया तो ये एटम तीनों से टच करेगा, ये एटम तीनों से टच करेगा, तो ये भी तीनों से टच करेगा। ये भी एटम तीनों से टच करेगा, टच करेगा। और नीचे वाला भी एटम जो है नीचे से फिट करेंगे, ये भी तीनों से टच करेगा। चलिए ये भी तीनों से टच करेगा। यही हमारा रियल चित्र है। तो हमारा कौन सा हमारा वाट्स बनेगा? अब ध्यान से बताइए, यदि यही आपका यूनिट सेल है, यदि मैं इसको बीच से काटूं, इसके सेंटर से काटूं, जब इसको मैं सेंटर से काटूंगा तो ये 2 भाग में, पहले इसको मैं यदि बीच से काट दिया, सेंटर से काट दिया तो हमारा 2 भाग में होगा। 3 अलग अलग, तीनों जो हमारा अलग अलग हो जाएगा। इसको मैं यदि बीच से काटूंगा तो तीनों कटेगा उसके सेंटर से, तो एक को ये हमारा ऊपर वाला हमारा अलग लेके भाग जाएगा और नीचे वाला हमारा अलग लेके भाग जाएगा। समझिए तीनों का बीच, इसको आप बीच से काट दीजिए तो बीच से काटेंगे 2 भाग में हो जाएगा, और ऊपर वाले को इसके साथ अलग कर दीजिए, नीचे वाले को इसके साथ अलग कर दीजिए। अब ऊपर एक बॉल है, नीचे 3 जो उसका आधा बॉल है एक कंडीशन में, और नीचे वाला एक बॉल है उसकी कंडीशन में 3 आधा बॉल है। मतलब हमारा ये हुआ कि हमारी ये 3 बॉल थी, उसकी मैंने पोजीशन दिखा दी, और यहाँ पर उसके ये अपर वाला आइटम है, ये लोअर वाला आइटम है। मैंने जब बीच से काटूंगा तो हमारा जो लाइन होगा उसके सेंटर से 3 हो जाएगा। तीनों लाइन सेंटर से जाने का मतलब क्या? तीनों एक प्लेन में हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल केस में 3 हमेशा प्लेन होता है। देखिए ये आपका 3 प्लेन में, देखिए ध्यान से, ये आपका 3 प्लेन में है, तो यदि मैं इसको जेड डायरेक्शन से रखता ये भी तो 3 प्लेन में हो गया। अब ये 3 प्लेन होगा तो ये वाला जेड डायरेक्शन हो गया। यदि मैं ये 3 प्लेन में कर दिया इसे तो ये वाला जेड डायरेक्शन से आ गया। तो हमेशा टेट्राहेड्रल में 3 एटम प्लेन में होगा। तो आपने जब 20 से ऐसे काटेगा, जब 20 से तुम काटोगे भाई, तो ये तीनों सेंटर तो प्लेन हो जाएगा। 20 से तुमने काटा, गेंद 2 भाग में बढ़ गया। 20 से तुमने काटा, गेंद 2 भाग में बढ़ गया। अब ये भी तीनों एक प्लेन में हो गया, इसका सेंटर, ये भी तीनों एक प्लेन में हो गया। इसके ऊपर एक जेड डायरेक्शन से एटम, इसके ऊपर जेड डायरेक्शन से एटम, तो हमारा क्या बना? टेट्राहेड्रल। जो आपका क्वेश्चन था कि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये बाइपिरामिडल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर नहीं। टेट्राहेड्रल, हाँ ये टेट्राहेड्रल है। बस फर्क ये है कि इस क्वेश्चन में हमारा 2 टेट्राहेड्रल है। ये बॉल थी, बॉल को अपने बीच से काटा तो बॉल 2 भाग में बढ़ गई। अब तीनों बाल 2 भाग में बढ़ गई। इसका सेंटर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, इसका सेंटर यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ट्रायंगल था, प्लेन गुजारा, ये भी तीनों पास कर, प्लेन में ये भी पास कर, इसके ऊपर एटम, इसके ऊपर एटम, और हमारा 2 टेट्राहेड्रल बना। ये हमारा टेट्राहेड्रल है। बस फर्क ये कि इस क्वेश्चन में 2 टेट्राहेड्रल है। तो इस क्वेश्चन हमने कैसे लगाया? पोजीशन ऑफ एटम और पोजीशन ऑफ वर्ड्स हमेशा कहां से देती है? सेंटर से। ये बात छोटी है लेकिन अच्छे क्वेश्चनों को हिला देती है। तो ठीक है, अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, चलते हम आप टाइप ऑफ। तो दोस्तों मैंने यूनिट सेल और लैटिस स्पेस का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब मुझे पढ़ना है टाइप ऑफ यूनिट सेल।
जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है, यूनिट सेल को दो टाइप में बांटा गया है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में बांटा गया है, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में बांटा गया है। जो यूनिट सेल है उसका डिवाइड दो टाइप में, एक प्रिमिटिव में, एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। प्रिमिटिव में हमारा सिर्फ एससीसी होता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। यदि कहीं भी प्रिमिटिव आपको बात कर दी तो समझिए वो हमारा सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है। प्रिमिटिव में सिर्फ एक पढ़ना होता है, वो हमारा सिंपल क्यूबिक होता है, इसलिए हम प्रिमिटिव एससीसी को ही प्रिमिटिव कहते हैं। बीसीसी में हम नॉन प्रिमिटिव में हमारा बीसीसी पढ़ना है, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी पढ़ना है, फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। इंडसीसी पढ़ना है, इंडसेंडर क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। एडसीसी पढ़ना है, एड्स क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। डीसीसी डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। ये जितना भी फुल नेम है मैं आपको सब क्लियर कराऊंगा। अभी आप शॉर्टकट में लिख लीजिए कि जो टाइप ऑफ यूनिट सेल है उसमें दो टाइप में बांटा गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल में बांटा गया और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में बांटा गया। प्रिमिटिव के केस में सिर्फ एक एससीसी, जबकि नॉन प्रिमिटिव के केस में बीसीसी है, एफसीसी है, इंडसेंडर सीसी है, इडसीसी है और डीसीसी। हमारा टोटल 6, एक इधर 1 2 3 4 5 6, टोटल में 6 पढ़ना है यूनिट सेल। अब डिफिनेशन आती है हमारा लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस पॉइंट। तो उस लैटिस पॉइंट की डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। किसी भी क्रिस्टल की स्टडी या प्रॉपर्टी बताने का हम क्या लेते हैं, यूनिट सेल लेते हैं। किसी भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी या स्टडी पता करने के लिए हम जो यूनिट सेल लेते हैं उस यूनिट सेल में जो जो पॉइंट होता है वही हमारा लैटिस पॉइंट होता है। समझिए, किसी भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी या स्टडी किसी भी क्रिस्टल की स्टडी या प्रॉपर्टी बताने के लिए जो हम यूनिट सेल लेते हैं उसमें जो जो पॉइंट होता है वही हमारा यूनिट सेल होता है। जैसे आपने एससीसी में हमारा लैटिस पॉइंट कितना होता है, 9 होता है। आपने पढ़ा कि एससीसी में 8 एटम होता है और 8 एटम कार्नर होता है। तो एससीसी में हमारा लैटिस पॉइंट वो क्या है, कार्नर पर है। तो एससीसी केस में हमारा लैटिस पॉइंट 8 होगा और 8 क्या होगा, कार्नर। आपने एक बीसीसी का यूनिट सेल लिया, बीसीसी में कहां होता है, 8 कार्नर होता है, एक उसके बॉडी सेंटर को है। तो 8 कार्नर प्लस एक बॉडी सेंटर 9। तो बीसीसी के हमारा लेटेस्ट पॉइंट क्या हो, 9। तो मैंने क्या बताया, किसी भी क्रिस्टल की स्टडी या प्रॉपर्टी पता करने के लिए हम जो यूनिट सेल लेते हैं उसमें जो जो पॉइंट होता है वही हमारा लेटेस्ट पॉइंट होता है। एग्जांपल में एससीसी में लेटेस्ट पॉइंट 8 होता है जो कार्नर होता है पूरा। बीसीसी में लेटेस्ट पॉइंट हमारा 9 होता है जिसमें 8 कार्नर एक बॉडी सेंटर होता है। एफसीसी में लेटेस्ट पॉइंट 14 होता है जिसमें 8 कार्नर और 6 फेस सेंटर होता है। ऐसे ही सबका। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी। हमारी जो अगली पॉइंट है स्टडी या क्यूब। स्टडी या क्यूब, एक क्यूब की मुझे पूरी स्टडी करनी है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्यूब बनाया और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कार्नर 8, नंबर ऑफ फेस 6, नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12, नंबर ऑफ एज 12, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल 4। आप इसे नोट कर लीजिए। टोटल 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा एससीसी स्ट्रक्चर है। मैंने बताया ना कि एससीसी में हमारा 8 कार्नर पर होता है, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम 6 7 और 8 एटम है, 8 का 8 कार्नर है। ये हमारा एससीसी। मेरे पास एससीसी है, बीसीसी, एफसीसी, इंडसेंटर, डीसीसी सब यूनिट मैं सब आपको दिखाऊंगा। सब पूरी आपको जो आपकी सॉलिड स्टेट 3D में मुझे पढ़नी पूरी के पूरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। पहले आइए मैं स्टडी ऑफ क्यूब की बात करता हूँ। मैंने लिखवाया कि एक क्यूब में 8 कार्नर होता है। कैसे देखिए, 1 कार्नर 2 कार्नर 3 कार्नर 4 कार्नर। 4 तो आपकी तरफ है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 जो आपकी तरफ है और 4 मेरे तरफ है, 5 6 7। आप जिस रूम में बैठकर स्टडी कर रहे हैं वो रूम भी एक क्यूब होगा और उस रूम में भी 8 कार्नर होगा। मैं जो जो यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा, आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे उस रूम से भी आप स्टडी कर सकते हो, उस रूम में 8 पॉइंट होगा। ये पॉइंट। हाँ, तो मैंने आपको एक क्यूब में नंबर ऑफ कार्नर कितना ये मैंने क्लियर करा दिया। अब मुझे क्लियर कराना है कि एक क्यूब में फेस कितना होता है, नंबर ऑफ फेस। देखिए ये मेरा क्यूब है, ये एक फेस हुआ, एक फेस, ये एक फेस हुआ,
इसके पीछे 2 फेस, ये 3 फेस, ये 4 फेस, ऊपर ये 5 फेस, नीचे ये 6 फेस। फिर देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, ऊपर ये हमारा 5 फेस है और नीचे ये हमारा 6 फेस है। आप जिस रूम में बैठ कर स्टडी करें उस रूम में भी आपका 6 फेस होगा। आप यदि ऐसे बैठे तो आपके सामने वाला 1 फेस, आपके पीछे वाला 2 फेस, आपके लेफ्ट में 3 फेस, आपके राइट में 4 फेस, एक एबव 5 फेस, एक बिलो 6 फेस। तो एक क्यूब में हमारा 6 फेस होता है। फिर मैंने लिखा नंबर ऑफ फेस डायगोनल 12। देखिए यदि आपकी ये फेस हो, इस फेस को देखिए, आप सिर्फ इस फेस को देखिए, ये 4 आइटम वाला। यदि आप फेस हो तो इसका फेस डायगोनल ये होगा, यहां से लेकर ये डिस्टेंस, यह जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस फेस डायगोनल होगा कि नहीं होगा? देखिए ध्यान से, ये तो बिकॉर्ड हमारा यही है ना, फेस बिकॉर्ड। या इस फेस को सिर्फ देखिए, सिर्फ आप ये 4 आइटम, 1 2 3 4, ये 4 आइटम देखिए, इसका देखिए फेस डायगोनल यही है। तो एक ये फेस डायगोनल हुआ तो ये भी तो होगा। ध्यान से देखिए, एक इसके रिस्पेक्ट में 1, इसके रिस्पेक्ट में 2, तो एक फेस में आपका 2 फेस डायगोनल है। एक फेस में आपका 2 फेस डायगोनल है और टोटल हमारा 6 फेस होता है। तो टोटल मेरा कितना होगा? 6 दूनी 12 फेस डायगोनल, अर्थात एक क्यूब में हमारा 12 फेस डायगोनल होता है। उसके बाद हमारी पॉइंट है नंबर ऑफ एड्ज। नंबर ऑफ एड्ज, पहले एड्ज क्या होता है ये जान लेते हैं। 2 कॉर्नर पर उपस्थित एटम के न्यूनतम डिस्टेंस हमारा एड्ज कहलाता है। कॉर्नर पर उपस्थित 2 एटम के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस हमारा एड्ज कहलाता है। कॉर्नर पर उपस्थित 2 एटम के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस हमारा एड्ज कहलाता है। दोस्त ये भी कॉर्नर है, यह भी कॉर्नर है, यह भी कॉर्नर है, यह भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये इसके रिश्ते में ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है, ये वाला और ये वाला। तो इसमें से भी ये भी कॉर्नर है भाई, तो ये भी एड्ज हो सकता है, ये भी एड्ज हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी, कौन सा एड्ज होगा? तो मैंने बताया न्यूनतम डिस्टेंस। यदि ये क्यूब है, एक क्यूब की सब x y z जो तीनों डिस्टेंस सेम हो, यदि ये बेटा a है, x, यदि ये बेटा x है, ये बेटा तुम्हारा x है, तो ये भी x होगा। ध्यान देखिए बेटा, ये आपका x होगा तो ये भी आपका x होगा। मैंने इसको पकड़ा x तो ये भी x होगा, ये x होगा बेटा, ये भी x होगा। तो ये कितना होगा? कर्ण निकालना है हाइपोटेनस, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के साथ पाइथागोरस, तो हमारा a√2x हो जाएगा। तो ये तुम्हारा a है बेटा, ये तुम्हारा a√2 है। तो मैंने बताया कॉर्नर के ऊपर से न्यूनतम डिस्टेंस, बेटा ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, यही हमारा एड्ज होता है। तो एक क्यूब में कितना एड्ज होता है? ध्यान से देखिए, मैं x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। यदि मैं बेटा इसको x मानता हूं, ये वाला x, तो x डायरेक्शन 1 हुआ, 2 हुआ, 2 आपके सामने, 2 मेरे सामने, 3 4। मैं बेटा यदि y मानता हूं तो ये 5 6 7 8, z डायरेक्शन वाला ये वाला होगा, z डायरेक्शन ऐसे लंबा, 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप जिस रूम में उस रूम से भी 2 कॉर्नर पकड़िएगा, 2 कॉर्नर एड्ज वाला, और वहां से भी गिन सकते हैं, आपको 12 मिल जाएगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, वह डायगोनल जो उसके बॉडी सेंटर से होकर जाता है। इस क्यूब का सेंटर यहाँ पर होगा, तो यहाँ से एक बॉडी डायगोनल खींच सकते हैं। ध्यान देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे इसका डिस्टेंस, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं आप? देखिए ध्यान से, आप यह जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, और ये आपका फेस डायगोनल हुआ जो हमारा 2√x है। तो आप ये निकालना है, यही तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया ना, यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से देखिए, आप यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसकी ये x हुआ, ये हमारा s√2√x हो गया, यह निकाल लेंगे, तो यहाँ पर x√3 आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में एक बॉडी डायगोनल देखिए, एक हो गया, 1 2 3 4। आप जिस रूम में बैठे हैं एक कॉर्नर ऐसे मिलाएगा, 1 2 3 4, समझिए इसको और इसको मिलाएंगे, 1 होगा, तो ये 1 हुआ तो ये तो 2 हो जाएगा,
1 2 3 4। टोटल हमारा एक क्यूब में जो पार्ट डायगोनल होता है 4। अगला हमारे